हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा के कर रहे होंगे और विश्वास है कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाएंगे। तो आज ये जो जुलाई में होने वाला है 1 जुलाई को हिंदी और संस्कृत का, उसमें आज हम हिंदी का देखने वाले हैं पूरे चैप्टर वाइज से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि जितने भी चैप्टर से त्रैमासिक परीक्षा में आता है उस सब चैप्टर में से सारे चैप्टर का VVI प्रश्न देखने वाले हैं आज हम। तो उसी में से आज सबसे पहले हिंदी का देखने वाले हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न केवल आपके त्रैमासिक परीक्षा में ही नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान निर्माता अम्बेडकर ने ही जाति प्रथा के विनाश की बात की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। यानी जो लेखक यानी कि जो ये हैं कौन, तो भीमराव अम्बेडकर, उनके दृष्टि में विडंबना की क्या बात है, यानी दुख की क्या बात है। तो दुख की यही बात है कि आज के समय में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले की कमी नहीं है, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो। वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समाज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। यानी सब मिलजुल कर रहे, वैसा वो चाहते थे और सब बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बना हुआ है। तो देखिए तो ये जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इसको ध्यान से अध्ययन कीजिए कि ये जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण दोनों है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, को और खो दोनों, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। और जगह का नाम पूछेगा तो महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ लिखा हुआ है उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन वो रचनात्मकता के प्रमुख रूप से कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य रूप से कितने व्यक्ति थे, तो 3 व्यक्ति थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 व्यक्ति थे उनके प्रेरक। और वो 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो एक थे महात्मा बुद्ध थे, एक कबीरदास थे और तीसरा ज्योतिबा फुले थे। यही तीनों उनके प्रेरक व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन है, ऑप्शन नंबर सी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यही होगा इसका राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पैसे को किस प्रकार प्रभावित करता है। जाति प्रथा जो होता है वह मनुष्य के पैसे को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो जाति प्रथा जो होता है वह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पैसे में बांध देता है। क्या करता है, तो एक ही पैसे में बांध देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चा लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है।
सच्चा लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सच्चा लोकतंत्र तभी होगा जब वहाँ पे क्या होगा? तो भाईचारा होगा। क्या होगा? भाईचारा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का आधार सामाजिक भाईचारा और समता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विश्व के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? दूसरा चैप्टर से है विश्व के दांत। तो विश्व के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। विश्व के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के दांत कैसी कहानी है? तो विश्व की जो दांत है वह कैसी कहानी है? वो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यह बच्चों और बड़ों के मन पर आधारित मनोवैज्ञानिक कहानी है। बच्चे और बड़ों के मनों पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसलिए ये पूछ सकता है क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा? मनोविज्ञान, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो किस रंग की थी? तो वो थी काली रंग की, और कितने में आया था? तो 7,500 में, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, काली रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब के बेटे खोखा का असली नाम क्या था? जो खोखा था सेन साहब का बेटा, उसके बेटा यानी कि खोखा का असली नाम क्या था? तो असली नाम क्या था? तो कासू उसका असली नाम था, कासू, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल, जो कि सेन साहब के यहाँ किरानी का काम किया करता था। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने, और किस क्रम में? तो नट्टू नचाने के क्रम में। आंसर क्या होगा इसका? मदन ने, ऑप्शन नंबर बी। और खोखा का ही क्या नाम है? कासू, और या फिर खोखा बोले या फिर कासू, दोनों के दांत कौन तोड़े? तो मदन ने, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। यह पंक्ति किस कहानी में है? तो खोखा और इसके बारे में, मदन के बारे में बोला जा रहा है। तो ये पाठ किस में है? तो विश्व के दांत में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो थे अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? जो मदन था वो हमेशा किसके हाथों से पीटता था? तो वो घर में हमेशा अपने पिताजी के हाथों से पीटता था। किसके हाथों से? पिताजी। मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल, उन्हीं से वह पिटता था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो विश्व की जो दांत है यानी विश्व के दांत कहानी, वह किस वर्ग के कहानी को उजागर करती है? तो वो करती है मध्यम वर्ग। कौन से वर्ग की? तो मध्यम वर्ग की। यहाँ लिखा हुआ, यह कहानी मध्यम वर्ग के यानी खोखले दिखावे और अहंकार को दर्शाती है। यही है विश्व के दांत कौन से वर्ग की कहानी? तो मध्यम वर्ग की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ से है, तीसरा पाठ। तो क्वेश्चन यहाँ पे पहला है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे गद्य की कौन सी विद्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, ये जो है वो कौन सी विद्या है? कहानी है कि निबंध है कि साक्षात्कार है कि भाषण है? तो ये जो है ये एक तरह का क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में, यानी कि गाँवों में। जो भारत के गांव के क्षेत्र हैं वहीं पे सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। ऐसा किसने कहा?
तो मैक्स मुलर ने कहा था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन हालांकि कभी बार लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ देता है, इसलिए आप लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्कों का घड़ा किसे मिला था? तो ये जो 172 दारिश यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, 172 दारिश सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। ये जो था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था और इसी को मिला था 172 दारिश नामक सोने के सिक्के। और इस सोने के सिक्कों को लेकर क्या किया वारेन हेस्टिंग्स? ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया और उसने उसको गला दिया। इसने उतना इस सिक्के का महत्व नहीं समझा, इसलिए इस किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ और किस देश में हुआ था? तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। और जर्मनी के कहाँ? तो जर्मनी के डेसाऊ नामक स्थान पे। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाऊ नामक स्थान पे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जो थे वो मैक्स मुलर को क्या कहे थे? तो वो कहे थे वेदांतियों का भी वेदांती। क्या कहे थे? वेदांतियों का भी वेदांती। किसने और किसे कहा? तो विवेकानंद ने मैक्स मुलर को कहा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, मेघदूत नामक पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत नामक एक पुस्तक था जो जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। यह अनुवाद किसने किया? तो यह अनुवाद किया मैक्स मुलर ने। किसने अनुवाद किया? तो मैक्स मुलर ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और पूछेगा अगर मेघदूत किसका पुस्तक है? तो वो किसका पुस्तक है? तो कालिदास का। याद रखना है आप लोगों को। इसलिए 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो मैक्स मुलर के अनुसार जो इस संसार में सभी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो वो है भारत। ये किसने कहा है? तो ऐसा मैक्स मुलर ने कहा है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स जो था वो भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में। कब की थी? 1783 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? जो हितोपदेश था उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया और प्रकाशित किया? तो हितोपदेश का भी जर्मन अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया। किसने किया? मैक्स मुलर ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ये देखिए चौथा चैप्टर का है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित। तो ये जो निबंधकार है कौन है इसके लेखक? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंध या फिर लेखक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना किस बात का प्रतीक है? तो लेखक जो है यानी कि लेखक का मतलब हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनके अनुसार नाखून का बढ़ना किस बात का प्रतीक है? तो देखिए ये जो है मनुष्य की पाशविक वृत्ति यानी कि पशुता का है। नाखून बढ़ेगा तो पशु जैसा दिखेगा और यही बात है कि मनुष्य की पाशविक वृत्ति का पहचान है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो देखिए लेखक से ऐसा किसने पूछा? तो लेखक की छोटी बेटी ने, क्योंकि जब वह स्कूल गई थी तो उसके सर उन्होंने इसे नाखून बड़े होने के कारण डांटे थे और कुछ उन्हें पिटाई भी लगा था। इसी कारण जब वो घर आई तो अपने पिताजी से पूछे कि नाखून आखिर बढ़ते क्यों हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेखक की छोटी बेटी ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना है? ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसकी हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। क्या बना था? इंद्र का वज्र। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह कैसा निबंध है? देखिए हम पहले ये बताए थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कैसा निबंध है? तो यह एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरथक, यहाँ सिकथक लिखा गया, सिरथक होगा। सिरथक का अर्थ क्या होता है? तो सिरथक का अर्थ क्या होता है? मोम। क्या होता है सिरथक का अर्थ? मोम। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है मोम, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्हें किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस पर्व के लिए, सॉरी किस पुरस्कार के लिए? तो आलोक पर्व के लिए। कौन से पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किस रचना के लिए? तो आलोक पर्व के लिए। कौन से, किसके लिए? आलोक पर्व के लिए। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो प्राचीन काल में जो था वो था नाखून ही था, जो कि मानव का प्रमुख अस्त्र और शस्त्र था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब भी वह रक्षा अपना चाहता था तो नाखून से ही अपना रक्षा करना हो या फिर अपना भोजन तैयार करना हो, सब नाखून से चीर फाड़ करके अपना ये काम किया करता था मनुष्य, पहले के समय में, लाखों साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये क्वेश्चन भी बहुत भी आई है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह कथन किसका था? तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था कालिदास ने। किसने कहा था? तो कालिदास ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद के कवि कौन है? देखिए ये आगे जो आया है ये गोधुली के काव्यखंड से आया है, यानी इसके आगे गोधुली के काव्यखंड से यानी कविता से प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद के कवि कौन है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम के बिना नहीं इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। तो ये जो कवि है इनके, वो कौन है? तो गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था लाहौर के तलवंडी नामक गांव में। तो देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में, तलवंडी ग्राम लाहौर में। कहाँ हुआ था गुरु नानक का जन्म? तलवंडी ग्राम में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो जो ये गुरु नानक थे वो किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण। कैसे भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार इस संसार में किसके बिना जन्म लेना व्यर्थ है? तो कवि के अनुसार इन संसार में अगर कोई राम नाम के बिना जन्म लेता है तो वो क्या है? व्यर्थ है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राम नाम या फिर भगवान के नाम के बिना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, गुरु नानक के अनुसार हरिरास का क्या अर्थ है? तो हरिरस का क्या अर्थ है? तो ईश्वर की भक्ति का आनंद या फिर नाम जप। हरि यानी ईश्वर की भक्ति का आनंद या नाम जप। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर खो। और किसका अर्थ है? तो हरिरस का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन शुरू किया था? तो ये जो गुरु नानक थे वो किस धर्म से थे? तो ये थे सिख धर्म से। कौन से धर्म से? सिख धर्म से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नर दुख में दुख नहीं माने पद में कवि ने किसके हृदय में ब्रह्म यानी ईश्वर का निवास बताया है? तो उसके हृदय में ईश्वर का निवास बताया है जो सुख दुख मोह और लोभ से
दूर रहता हो। किस चीज़ से दूर रहता हो? तो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मोह हो या फिर लोभ है, सबसे दूर रहता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो ये जो वाणी है वो वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना, यानी जब कोई राम का नाम नहीं लेता है तो जो वाणी है वो भी किसके समान हो जाता है? तो विष के समान हो जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि कौन है? प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि कौन है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि कौन है? रस खान। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? रस खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो प्रेम ऐनी से किसने कहा, किसे कहा है? तो ये कहा है राधा को। किसने कहा है? सॉरी, किसे कहा है? राधा को। रस खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? राधा को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस खान के चित चोर कौन है? यानी रस खान के चित को चुराने वाला कौन है? तो ये रस के मन को चुराने वाला कौन है या फिर चित्र को चुराने वाला? तो ये है श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? यानी रस खान को जो है पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुजान रस खान और प्रेम वाटिका किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका ये किसकी रचना है? तो ये रचना है रस खान की। किसकी रचना है? रस खान की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रस खान ने अपने दोहों में माली मालिन किसे कहा है? माली और मालिन किसे कहा है? तो राधा और कृष्ण को। किसे को और किसको कहा है? तो राधा और कृष्ण को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है, करील के कुंजन ऊपर बारो पद में रसखान कृष्ण की लकुटी और कावड़िए पर क्या न्यौछावर करने को तैयार हैं? तो ये जो न्यौछावर करने का बात करते हैं रस खान, वो करते हैं तीनों लोगों का राजपाट। क्या किस चीज़ को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो तीनों लोगों का राजपाट। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अति सुधो अस्नेह कुमारक है के कवि कौन है? अति सुधो अस्नेह कुमारक के कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घनानंद किस काल के कवि हैं? ये जो घनानंद थे वो किस काल के कवि थे? तो ये जो थे रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे घनानंद? तो रीति काल के। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ये जो घनानंद थे किसके यहाँ? मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे। तो ये काम किया करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन है, घनानंद जिससे प्रेम करते थे उस नर्तकी का क्या नाम था? घनानंद जिससे प्रेम करते थे उस नर्तकी का क्या नाम था? तो उस नर्तकी का नाम था सुजान। क्या नाम था? सुजान। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने प्रेम के मार्ग को कैसा बताया है? कवि ने प्रेम के मार्ग को बहुत ही सीधा और सरल बताया है। क्या बताया है? बहुत ही सीधा और सरल। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अति सुधो। क्या बताया है? अति सुधो। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, घनानंद की हत्या किसने और कब की थी? ये जो घनानंद थे उसकी हत्या कर दी गई थी, वो भी किसके द्वारा? तो ये किया गया था नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1739 ईस्वी में। कब किया गया था? 1739 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं?
ये जो कवि हैं यानी कि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो अपनी प्रेमिका जो सुजान है उसके आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्जन्य का क्या अर्थ है? तो पर्जन्य का क्या अर्थ है? तो पर्जन्य का अर्थ है बादल। क्या मतलब है पर्जन्य का? तो पर्जन्य का मतलब होता है बादल, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो इसके आगे क्वेश्चन है वो है बर्णिका की कहानियाँ से। देखिए पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? श्रीनिवासन या फिर श्रीनिवास। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? ये जो दही वाली मगम्मा है किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो ये आपको भली भांति पता होगा कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगम्मा का उसकी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो जो मगम्मा था उसकी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो पोते की पिटाई को लेकर। किसकी पिटाई को लेकर? तो पोते की पिटाई को लेकर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था जो कि गांव का जुआरी था? या फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है गांव का जुआरी कौन था? तो ये कौन था? रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो जो मगम्मा थी वो अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो लेखक की माँ के पास यानी माँ जी के पास। किसके पास? माँ जी के पास। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा रहने वाली थी वेंकटपुर की। कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी किसने लिखा है? तो ये लिखा है सातकोड़ी होता। किसने लिखा है? सातकोड़ी होता। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था और वह कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण और कहाँ नौकरी करता था? तो वो नौकरी करता था कोलकाता में। कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लक्ष्मी के पास कुल कितनी ज़मीन थी? तो लक्ष्मी के पास कुल 1 बीघा ज़मीन थी जो कि उसके ससुर छोड़ के गए थे। कितना ज़मीन था? तो 1 बीघा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी के भयानक बाढ़ का वर्णन है? ये जो ढहते विश्वास कहानी है उसमें किस नदी के भयानक बाढ़ का वर्णन है? तो इसमें है महानदी की। कौन सी नदी की? महानदी की। यहाँ महान नदी लिखा गया वो गलत है, महानदी होगा, जिसमें दलई बांध के टूटने के कारण बाढ़ आता था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत कर रहे थे? तो बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध के? तो दलई बांध। कौन से बांध? दलई बांध। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक से लौटकर बाढ़ की निगरानी के लिए किसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया? तो स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो गुणनिधि, जो कि उस गांव का एक पढ़ाकू लड़का था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी का बड़ा लड़का कौन था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी के कहानीकार हैं सावरदैया। कौन होगा? तो सावरदैया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी की मुख्य पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी इस
चरित्र की मुख्य पात्रा कौन है? तो सीता है। कौन है? सीता। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के कितने बेटे थे? 3। कितने बेटे थे? 3। कैलाश, नारायण और बिरजू। कौन कौन थे? तो कैलाश, नारायण और बिरजू। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटों ने सीता को हर महीने कितने रुपये देने का फैसला किया था? तो उस बेटे ने सीता को कुल 50-50 रुपये देने का फैसला लिया था, वो भी महीने में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में सीता का क्या फैसला किया? यानी अंत में सीता ने क्या फैसला लिया? तो सीता ने फैसला लिया कि घर ही छोड़ देते हैं, और उसने क्या किया? अंत में घर छोड़ दिया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो इसके आगे है सब हिंदी व्याकरण से है, और आप लोग याद रखिए कि जो भी बिहार बोर्ड चाहे अन्य बोर्ड हो, लेकिन बिहार बोर्ड में खासकर जो हिंदी व्याकरण का प्रश्न होता है, लगभग 50 से 60% ऑब्जेक्टिव हिंदी व्याकरण से ही रहता है। तो इसलिए हिंदी में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इसीलिए इसमें देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न है हिंदी व्याकरण का। जैसे पहला क्वेश्चन है, को ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये जो को है इसका भी एक ट्रिक होता है, केटीएम 2। तो पहला को है, तो को का क्या होगा? कंठ। क्या होगा? कंठ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो वो है 11। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ से कहाँ तक लेकर? तो ओ से लेकर औ तक जो है वो है 11। और पूछेगा संस्कृत में, तो संस्कृत में कुल 13 होते हैं। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के विचार या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सॉरी, गलत बोल दिए थे। उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। मिस्टेक हो गया था, 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कितने भेद होते हैं? 4। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन जो है उसकी कुल संख्या 25 होती है। और कहाँ से कहाँ तक लेकर? तो को से लेकर पूरा मो तक, यानी को खो को पूरा, चो छो जो पूरा लेके मो तक, ये कुल कितनी होती है? 25 होती है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा स्पर्श व्यंजन है? थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? शायद हमको लग रहा है, देख लेते एक बार। अच्छा, छो है। छो वर्ण चो वर्ग के अंदर आता है जो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में। सही बात। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन पूरा को से लेके मो तक होता है। अब तो ये तो तालम सो तो आता नहीं है उसके बीच, ये यो भी तो नहीं आता है, ना ही हो आता है। देखिए, लेकिन छो आता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यो, रो, लो, वो कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो ये जो है ये भी बहुत बार VVI इसको क्वेश्चन कभी घुमा घुमा के भी पूछ देता है। तो यो, रो, लो, वो कौन सा व्यंजन है? तो ये है अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालम मिशो, मूर्धन्यशो, दंतशो, हो कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो ये जो तालम से है, चाहे मूर्धन्य हो या फिर धंस हो या हो, ये सब कहलाते हैं उष्ण व्यंजन। देखिए, इसको याद करने में कन्फ्यूजन होता है। उष्ण के बीच में सो होता है और इस सब में भी अधिकांश सो ही है। तो इस ट्रिक की मदद से आप लोग याद करते हैं कि ये सब क्या है? उष्ण व्यंजन है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षो, तरो, गियो और श्रो किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो ये सब जो है ये सब आता है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। किस व्यंजन के अंतर्गत? संयुक्त व्यंजन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चो, छो, जो, झो का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, पहला जो को वर्ग होता है उसका होता है के, यानी कि कंठ। और ये दूसरा वर्ग होता है वो होता है टी, यानी केटीएम 2। तो दूसरा आया टी,
तो टी का मतलब क्या होता है? तालु। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टो ठो डो ढो का उच्चारण स्थान क्या है? फिर देखिए वही आया KTM। इस बार क्या आएगा? तीसरा नंबर में M। तो M से क्या होता है? मुद्रा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही क्वेश्चन आया, अब ये M है तो M के बाद क्या आएगा? D। तो D से क्या होता है? दंत। क्या होता है? दंत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पूछा था तो थो दो दो, तो ये सब होगा दंत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर ये पो फो बो भो का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये होता है लास्ट में ओ से क्या होगा? तो ओस्ट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर यानी कि जो अंतिम वाला होता है प्रत्येक वर्ग का, उसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? तो ये सब जो 5 गो होता है उसे कहते हैं नासिक या फिर अनुनासिक वर्ण। ये भी पूछ सकता है कि अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? तो कौन सा अल्प प्राण है? को। देखिए यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण जो होता है वो कहलाता है अल्प प्राण। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। यानी जो भी पहला और तीसरा वर्ण है वो कहलाएगा अल्प प्राण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? देखिए सेम उसका उल्टा हुआ, उसमें पहला और तीसरा था, इसमें जो दूसरा और चौथा और पांचवा जो बचा है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा होगा? तो पहला तो चो, ये तो होगा ही नहीं। तीसरा गो होगा नहीं। को ये भी पहला, ये भी नहीं होगा। लेकिन घो जो है वो चौथा है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के जो शब्द बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी संस्कृत के जो शब्द हैं वह किसी भी बदलाव के साथ हिंदी में नहीं अथी होते हैं, जैसे है वैसे ही हिंदी में प्रयोग होता है, तो वैसे शब्द को कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर या आग शब्द किस प्रकार का शब्द है? देखिए कपूर और आग ये सब तद्भव शब्द है। क्यों तद्भव शब्द है? क्योंकि ये संस्कृत में तो होता है लेकिन हिंदी में ही प्रयोग किया। जैसे कपूर का होता है कर्पूर और आग का होता है अग्नि, ये सब कहलाता तत्सम, लेकिन अगर हिंदी में है तो वो कहलाएगा तद्भव। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटा, खिचड़ी और डिबिया कौन से शब्द हैं? ये जो लोटा है, खिचड़ी है, चाहे डिबिया, ये सब हमारे देश के अंदर बोला जाता है, देसी भाषा है, तो ये सब देश के अंदर बोला जाता है, इसलिए क्या होगा? ये सब देशज होगा। इसके जगह ये भी पूछ सकता है जूता भी कौन सा शब्द है? तो देशज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल, डॉक्टर और किताब किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये सब जो है वो विदेश से आया है, ये सब भाषा, इसीलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज। क्या कहलाते हैं? विदेशज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें क्या कहते हैं? तो वो शब्द जिसको अगर खंड कर दे तब पर भी उसका कोई अर्थ ही नहीं निकले, जैसे हम बोले घर, उसका अगर खंड या टुकड़ा कर दे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो वो सब जिसका अर्थ यानी अर्थ ही नहीं निकल रहा है यानी रूढ़ में है, ये तो रूढ़ में है, इसलिए इसको कौन सा शब्द कहते हैं? रूढ़ शब्द। अर्थ ही नहीं निकलेगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे भी देखिए यहाँ पर घर भी दिया हुआ है एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? देखिए जब इसका अगर हम खंड या टुकड़ा करेंगे तो बनेगा विद्या प्लस आलय, इसलिए इसका खंड और टुकड़ा करने पर विद्या का भी अर्थ अलग हुआ और आलय का भी अलग अर्थ हुआ, तो दोनों का अर्थ निकल गया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? सॉरी, यौगिक शब्द। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों का अर्थ निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर या पंकज शब्द किस श्रेणी में आता है? तो लंबोदर या पंकज ये देखिए दोनों, ये दोनों आता है योग रूट में। और क्यों आता है? क्योंकि देखिए ये दोनों जो शब्द है वो किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। जैसे लंबोदर गणेश जी का नाम है, उसी प्रकार पंकज भी नाम है,
देखिए मुख्य रूप से इनको याद करने का है कि जो भगवान का नाम होता है इसमें अगर आया तीसरे की ओर इशारा हो रहा तो वो कहलाएगा योग रूढ़ शब्द, और जो रूढ़ में हो वो तो रूढ़ शब्द होगा ही, उसका अर्थ नहीं निकले। यौगिक शब्द जिसका मतलब क्या हो, जिसमें वो दोनों का अर्थ निकले वो यौगिक हुआ, और जिसमें तीसरे की ओर इशारा योग रूढ़। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के रूप लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्द के रूप लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उस शब्द को कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं, विकारी शब्द। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा जो है वह कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है। देखिए गंगा एक कोई खास नाम है, किसी खास नदी का नाम है, तो ये सब खास जब भी रहता है चीज वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा शब्द कौन सी संज्ञा है। देखिए सभा, भीड़, वर्ग, ये सब जितना भी है वो सब समूह के अंदर आता है, इसलिए क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा मतलब पूरे जाति का बोध हो। बुढ़ापा ये तो होगा नहीं, ये भाववाचक है। सभा ये तो समूहवाचक है। गंगा ये तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन नदी जो है, नदी का बात अगर हम करें तो दुनिया में बहुत सारा नदी है, पूरे जाति का बोध होगा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है। अपने आप यानी स्वयं का बात हो रहा है, तो स्वयं क्या होगा, ये होगा निजवाचक। क्या होगा, निजवाचक यानी खुद का। निज का मतलब होता है वही स्वयं, जो स्वयं हो किसी खास, तो अपने आप के बारे में हो रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन सा सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे आया क्वेश्चन यह, जैसे हम उदाहरण लिए, यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक मेरी है, इसमें यह जो है यह का बात हो रहा है, यह एक निश्चित का बात हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो सकता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम उदाहरण भी लिए ना कि यह मेरी पुस्तक है, तो निश्चित है कि यह मेरा ही है, तो उसमें यह कौन सा समास सर्वनाम है, तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहेंगे। निश्चित का नहीं बोध हो तो निश्चित सर्वनाम, अगर निश्चित का बोध होता तो निश्चयवाचक सर्वनाम, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, 4 गज मलमल कौन सा विशेषण, तो ये कौन सा विशेषण है, परिमाण बोधक। कौन सा विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा। तो रुचि जो है, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका विशेषण होगा रुचिकर। क्या होगा, रुचिकर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार या दयालु शब्द किस विशेषण के अंतर्गत आता है। तो जो गोलाकार होता है या दयालु होता है वो सब किस विशेषण के अंतर्गत आता है, तो वो आता है गुणवाचक, क्योंकि उसका गुण बताया जा रहा है। उसका रंग, आकार, स्वभाव, रूप या गुण बताने वाले विशेषण को गुणवाचक कहते हैं, तो ये बता रहा है वही, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू शब्द का वचन क्या होगा। आंसू, आंसू कौन सा वचन है, तो ये बहुवचन है। देखिए आंसू हो, चाहे प्राण हो, चाहे दर्शन हो, चाहे हस्ताक्षर हो, हमेशा वाक्य में बहुवचन प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, बहुवचन, इसलिए आंसू कौन सा शब्द है, शब्द कौन सा वचन है, तो बहुवचन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा शब्द कौन सा लिंग है। देखिए आत्मा जो है वो कौन सा लिंग है, तो वो है स्त्रीलिंग। जैसे हिंदी व्याकरण में आत्मा को स्त्रीलिंग रूप माना जाता है, जैसे आत्मा अमर है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये भी आप लोग जानते हो, श्रीमान, तो उसका क्या बोलते हैं, श्रीमती। क्या बोलते हैं, श्रीमती। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो चिड़िया जो है
उसका बहुवचन क्या होगा? चिड़िया होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु लगाकर चिड़िया बहुवचन बनता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बना? चंद्र बिंदु लगा ऊपर में और बहुवचन बन गया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? देखिए यहाँ पे हिमालय से गंगा निकल रहा है, यानी एक हिमालय से गंगा अलग हो रहा है। जब भी कोई अलग हो तो उसमें लगता है आपादान कारक। वही जब आप दोनों आपस में मिलेगा, जैसे कलम से लिख रहे हैं कॉपी में, तो वो होगा करण कारक। लेकिन यहाँ दोनों अलग हो रहा है, तो ये क्या होगा? अपादान कारक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में ने किस कारक का उदाहरण है? राम ने, देखिए ने यहाँ पे आया है, तो याद रखना है आप लोगों को कि होता है क्या? कारक। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध काव्य की अधिकरण में या पर। वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्ता है, तो कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल पर पुस्तक है, इस वाक्य में पर किस कारक का विभक्ति है? टेबल पर क्या है? पुस्तक है, यहाँ पे पर आया, देखिए तुरंत हम बताए थे, अधिकरण में या पर, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिकरण के साथ हमेशा क्या लगता है? में या पर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन, यहाँ इंग्लिश में लिखा गया सज्जन, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस जन। क्या होगा? सत प्लस जन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस उत्सव। क्या होगा? महा प्लस उत्सव। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है महा प्लस उत्सव। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अदपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यदि प्लस अपि। क्या होगा? यदि प्लस अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय, देखिए क्या है? विद्यालय, यानी विद्या प्लस आलय। ये दोनों जो है, दोनों में विद्या के भी लास्ट में आ रहा है और आलय के शुरू में भी आ रहा है, तो जब भी ओ और आ मिलके क्या बनता है? आ, तो ये होता है दीर्घ संधि का उदाहरण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव ऋषि किस संधि का उदाहरण है? देव ऋषि किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो देव ऋषि है ये किस संधि का है? तो ये है गुण संधि का उदाहरण। किस संधि का है? गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकैक, देखिए जब भी ऊपर में डबल दिख जाए तो वो समझ लेना आप लोगों को क्या हो रहा है? वृद्धि, और वृद्धि होगा वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी क्या होता है? जो उसके आगे में लगा हो, तो अधर्म। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ओ प्लस धर्म। ओ प्लस धर्म बनेगा न, तो ओ अलग हुआ, धर्म अलग हुआ, तो पहले क्या आया? ओ, इसलिए उपसर्ग क्या होगा? ओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या होगा? अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु। क्या होगा? अनु, यानी कि अर्थ निकलना चाहिए, तो अनु का मतलब होता है पीछे, इसलिए इसका उपसर्ग क्या होगा? अनु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सा पड़ता है? क्वेश्चन क्या है? बुढ़ापा, तो बुढ़ापा का क्या होगा? तो बुढ़ापा, तो क्या होगा? आपा, लास्ट में क्या आ रहा है? आपा, इसलिए पढ़ते ही क्या होगा? बुढ़ापा, आपा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में कौन सा पड़ता है? फिर देखिए इसमें लास्ट में देखना है, वास्त प्लस इक, इक लग रहा है। क्या लग रहा है? इक। वो भी यहाँ पे क्या है? तो हर्षई है, इसलिए क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत, अमृत का मतलब क्या होता है? सुधा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चालाक। क्या होता है? सॉरी, चतुर। देखिए क्वेश्चन है अगला, चतुर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? अच्छा, कौन सा नहीं है पूछा है, हमको लगा कौन सा है। अच्छा, कौन सा नहीं है? तो ये है चालाक है, पटु है, प्रवीण भी है, लेकिन मंद नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एरी शब्द का विलोम क्या होगा? तो एरी का क्या होता है? चोटी। एरी का चोटी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुराग का क्या होता है? विराग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलद। क्या होता है? जलद। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का जो होता है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? दिनेश। दिनेश सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिनेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना यानी क्या हुआ? चिढ़ाना, सॉरी, समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या होगा? समय पे धोखा देना। क्या होता है? समय पे धोखा देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दांत खट्टे होना का क्या मतलब हुआ? बुरी तरह हारना। क्या हुआ? बुरी तरह हारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाने के मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत कठिन परिश्रम करना। क्या हुआ? लोहे के चने चबाने का मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है? कमर कसना का मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तैयार होना। क्या होना? तैयार होना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 2 11 होना। ये तो आपको भली भांति पता होगा। 9 2 11 यानी भाग जाना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यानी हाथ खाली हुआ। हाथ खाली का मतलब क्या हुआ? हाथ खाली होना का मतलब क्या होगा? पास में पैसा ना होना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पाँव फूलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ पाँव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हुआ भय से घबरा जाना। क्या होना? भय से घबरा जाना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? गाल बजाना यानी कि डिंग हाँकना। क्या हुआ? डिंग हाँकना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कुल इसमें आप लोगों के त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने कुल 148 प्रश्न बनाया था। और भी होगा, लेकिन इतना प्रश्न आपके लिए बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बैंक से एक प्रश्न निकाला गया है और बार बार यही अधिकांश बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए अच्छा है, साथ में त्रैमासिक परीक्षा है उसमें भी आपका तैयारी निश्चित रूप से हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो 1 जुलाई को एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से और त्रैमासिक परीक्षा में भी अच्छे अंक ला सके। धन्यवाद।